हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में आवास योजना शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 6 शहरों में। अगला है, यूपी सरकार कूड़े से CNG बनाने के लिए प्रदेश के 3 शहरों में प्लांट लगाने जा रही है। इन 3 शहरों में कौन सा शहर शामिल नहीं है। तो अभी जो है कानपुर यहाँ पे करेक्ट होगा, डी, ये शामिल नहीं है, यानी कि लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज, ये जो 3 शहर हैं यहाँ पर प्लांट लगाए जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवकों को कुल कितने रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 2500 रुपये। अगला है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहाँ पर भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया है टाटा स्टील ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो कॉलिंस डिक्शनरी का अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, परमाक्रिसिस। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ। तो ये जो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव है ये आयोजित हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ में। अगला है, UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 11 दिसंबर को। अगला है, किस सेवा संस्थान की संस्थापक एवं पद्मश्री सम्मानित महिला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, इलाबेन भट्ट। ये जो है सेवा संस्थान की संस्थापक थी, ठीक है, और पद्मश्री से भी सम्मानित थी। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, यूपी पुलिस को हाईटेक करने के लिए शुरुआत में प्रदेश के कितने जिलों में अत्याधुनिक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 10 जिलों में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या है कि 10 जिलों में SSP के कैंप ऑफिस में सेल स्थापित की जाएगी, जिसके लिए लगभग 6 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। यानी कि हर जिले में अत्याधुनिक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल स्थापित होगा और इसके लिए शुरुआत में जो है 10 जिलों में ये सेल स्थापित की जाएगी। अगले चरण में 30 और फिर अगले चरण में 38 जिलों को कवर किया जाएगा। यानी कि जो उद्देश्य है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में अत्याधुनिक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल स्थापित की जाए। लेकिन शुरुआती तौर पे अगर देखा जाए तो 10 जिलों में ये सेल स्थापित की जाएगी और वो भी SSP के कैंप ऑफिस में। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद जब अगला चरण होगा तो उसमें 30 जिलों को कवर किया जाएगा और उसके बाद फिर 38 जिलों को कवर किया जाएगा, यानी कि सेल स्थापित की जाएगी। यूपी पुलिस आधुनिकीकरण के तहत 650 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था, जिससे उपकरणों की खरीद तेज की गई है। यूपी पुलिस में खोजी कुत्ते, घुड़सवार पुलिस के दस्ते भी बढ़ेंगे। मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के लिए खास खोजी कुत्ते भी होंगे। यानी दोस्तों, यूपी पुलिस जो है इसकी आधुनिकीकरण के लिए जो है क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है सेल स्थापित की जा रही है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल। इसके अलावा यूपी पुलिस में खोजी कुत्ते हो गए, घुड़सवार पुलिस के दस्ते हो गए, तो ये सारे भी जो है बढ़ेंगे। और मादक पदार्थों की पकड़ के लिए भी जो खास कुत्ते हैं उनको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। यूपी पुलिस में 650 करोड़ रुपए का बजट जो है वो स्वीकृत किया गया है, इसीलिए कि यूपी पुलिस का आधुनिकीकरण किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में
भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, लखनऊ। 30 नवंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक, यानी कि 15 दिनों तक भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन कांसीराम स्मृति उपवन आशियाना लखनऊ में किया जाएगा। याद रखेंगे आप, लखनऊ में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। किसका? तो भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 की थीम क्या है? तो इसको याद रखेंगे आप, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। ये जो है इसकी थीम रही भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 की। भारत हस्तशिल्प महोत्सव में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, देशी उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, मसाले, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र होंगे। तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लखनऊ में। और इसकी थीम क्या रही? तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, ये 2022 की थीम है। इसके अलावा और एक बात यहाँ से याद रखेंगे कि ये जो महोत्सव होगा यहाँ पे किस क्षेत्र के जो स्टॉल हैं वो रहेंगे। तो किसी भी तरह के आप देख सकते हैं, कला, संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, देशी उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, मसाले, तो ये सारे जो है सभी क्षेत्रों के स्टॉल वहाँ पे आकर्षण का केंद्र होंगे। तो याद आपको ये रखना है कि जो भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो लखनऊ में किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए डाटा सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जल्द ही डेटा सेंटर का हब बनने जा रहा है। हाल ही में आपको याद होगा, कल या परसों की वीडियो में बताया था कि ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर बना है। याद होगा आपको कि उत्तर भारत का पहला जो डेटा सेंटर है वो कहाँ पे खुला था? ग्रेटर नोएडा में। और अभी जो है योगी सरकार ने क्या कहा कि प्रदेश में 7 और डेटा सेंटर खोले जाएंगे, ये फैसला लिया गया है। इस तरह ग्रेटर नोएडा के डेटा सेंटर को मिलाकर के कुल 8 डेटा सेंटर यूपी में हो जाएंगे। इसके लिए डेटा सेंटर 2021 नीति में संशोधन के प्रस्ताव को प्रदेश मंत्री परिषद की मंजूरी मिल गई है। अब नोएडा व ग्रेटर नोएडा के अलावा अन्य जनपदों में भी डेटा सेंटर खुल सकेंगे। तो याद रखेंगे, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो पहला डेटा सेंटर है वो कहाँ पे खुला? तो वो ग्रेटर नोएडा में खुला है। अगर ये कहा जाए कि उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर, तब भी याद रखेंगे ग्रेटर नोएडा। और अभी जो है यूपी में 7 और डेटा सेंटर खोलने का फैसला किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन हैं जिन्होंने हाल ही में पहली बार घर से मतदान किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, श्याम शरण नेगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है? तो यहाँ पर हम इनकी इमेज देखेंगे कि आखिर ये कौन है। तो ये आप जो इमेज देख रहे हैं, ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता है। यानी इंडिया को जो है स्वतंत्र होने के बाद पहली बार जो मतदान किया था वो इन्होंने ही किया था। इनका नाम भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, श्याम शरण नेगी। ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। इन्होंने अभी जो है कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है। क्योंकि हालांकि इन्होंने जो है ये सोच के रखा था कि जो ये मतदान है वो जो है बूथ पे जाकर के करेंगे, लेकिन इनकी जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने की वजह से जो मतदान है वो इनके घर पे व्यवस्था की गई और इनके घर पे ही ये मतदान किया गया। दोस्तों, इन्होंने 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है, ये बात याद रखेंगे। और टोटल अगर हम देखें तो 34वीं बार जो है इन्होंने मतदान किया है। और 34 बार मतदान करने वाले नेगी ने पहली बार बुधवार को डाक मत पत्र के माध्यम से वोट डाला है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, पहली बार ऐसा है जब इन्होंने घर से मतदान किया है, यानी कि इससे पहले वो हर बार जहां वोट पड़ते हैं वहां पे जाकर के वोट डालते हैं। जुलाई 1917 में हिमाचल प्रदेश में जन्मे नेगी ने 1951 से लेकर अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव मतदान किया। 2014 से हिमाचल प्रदेश के चुनाव आइकन भी हैं। नेगी ने 1951 से हर चुनाव में मतदान किया है। तो यहाँ से याद रखेंगे आप कि 1951 में जो है लेकर के अभी तक इन्होंने हर चुनाव में मतदान किया है और 16 बार ये लोकसभा चुनाव में मतदान कर चुके हैं।
और एक बात और याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव आइकन कौन है, तो 2014 से जो श्याम शरण नेगी हैं ये हिमाचल प्रदेश की चुनाव आइकन भी है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप कहीं ना कहीं इसको नोट भी कर लेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है, तो श्याम शरण नेगी ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं। और इनकी एज कितनी हो गई है, तो जुलाई 1917 में हिमाचल प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था, तो लगभग 105 साल जो है इनकी एज हो गई है। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल विश्व कप में इतिहास में 3 मौकों पर 3 या अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, विराट कोहली। दोस्तों जो विराट कोहली है ये T20 विश्व कप में 3 नॉकआउट मैच खेले हैं और तीनों में अर्धशतक जड़ा है। इन 3 मैचों में कोहली ने 238 रन बनाए हैं और सिर्फ एक बार आउट हुए हैं। फिर से पाकिस्तान की नाबाद 82 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ नाबाद 62 रन बनाए। कोहली T20 विश्व कप के इतिहास में 3 मौकों पर 3 या अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो विराट कोहली है ये T20 विश्व कप में 3 मौकों पर 3 बार जो है ये अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अब दोस्तों इन्होंने T20 विश्व कप में 3 बार कब कब अर्धशतक बनाए हैं, तो दोस्तों विराट कोहली ने 2014, 2016 और 2022 के विश्व कप में जो है 3 या अधिक अर्धशतक बनाए हैं। तो याद रखेंगे विराट कोहली का नाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पर रिपोर्ट जारी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI जारी किया, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि जो PGI है यानी कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार को उजागर करना है। तो याद रखेंगे आप कि हाल ही में प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो है ये किसने जारी किया है, किस मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, तो याद रखेंगे आप शिक्षा मंत्रालय ने इसको जारी किया है ताकि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक व्यापक विश्लेषण किया जा सके। तो याद रखेंगे प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स ये किस मंत्रालय ने जारी किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों इसके साथ ही आपको कुछ और अभियान हैं जो कि याद रखने हैं कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए, जैसे बढ़े चलो अभियान। बढ़े चलो अभियान ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, कौन सा है, बढ़े चलो अभियान। तो इसको याद रखेंगे, बढ़े चलो अभियान ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो ये जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। इसके साथ ही याद रखेंगे आप जो स्माइल 75 पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई थी। कौन सी, याद रखेंगे आप, स्माइल 75 जो पहल है ये, और इसका उद्देश्य क्या था, तो भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास जो है करना, ये इसका उद्देश्य था। इसके साथ ही दोस्तों जो स्वनिधि से समृद्धि जो था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा याद रखेंगे आप मंदिर 360 जो वेबसाइट है ये किसके द्वारा शुरू की गई, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये जो वेबसाइट है वो लॉन्च की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा एक और याद रखेंगे जलदूत ऐप, ये जो है किस मंत्रालय द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया था ताकि कुओं के जल स्तर का पता लगाया जा सके। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और एक था बी ब्रेक ऐप, तो ये था आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो ये जो है विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा शुरू की गई पहल हैं, लॉन्च किए गए ऐप हैं जो आपको याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, मेघालय। दोस्तों मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा द्वारा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम का उद्देश्य सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर पैठ बनाना है ताकि सभी पहलुओं में शासन में सुधार हो सके।
ये जो कार्यक्रम है जनता के बीच जागरूकता पैदा करेगा ताकि लोगों को सरकार द्वारा जो योजनाएं शुरू की जा रही हैं उसको लाभ लेने के लिए जानकारी मिल सके। तो याद रखेंगे नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जो है शुरू किया गया है मेघालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं शुरू की जा रही हैं इसकी जो जानकारी है वो लोगों तक पहुँचे ताकि जो लोग हैं वो इन योजनाओं का लाभ ले सकें। तो याद रखेंगे जो मुख्यमंत्री हैं मेघालय के, उन्होंने ये जो कार्यक्रम है नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम इसको शुरू किया है। अब दोस्तों यहाँ पर मेघालय की बात है तो मेघालय के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैप में देखेंगे कि मेघालय है कहाँ पर। तो ये जो है इंडिया का मैप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेघालय कहाँ पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असम के नीचे जो है ये मेघालय है। ये जो मैंने रेड से इसे हाईलाइट किया है तो ये है मेघालय। दोस्तों जो मेघालय है ये भारत की किन किन राज्यों की सीमा को टच कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असम है, असम से घिरा हुआ है। इसके अलावा ये जो वेस्ट बंगाल है ये यहाँ पर गया हुआ है, जो ग्रीन में दिख रहा है ये है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल हो गया और असम हो गया। तो ये दो राज्य हैं जिनकी सीमा को टच करता है मेघालय। दोस्तों मेघालय यहाँ पर एक देश है, बांग्लादेश हो गया ऊपर की ओर, ये नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश को ही ये टच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेघालय है ये किन किन राज्यों को टच करता है। दोस्तों मेघालय की कैपिटल क्या है, तो शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा है और मेघालय के जो गवर्नर हैं वो है सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2022 नई दिल्ली में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा जल शक्ति मंत्रालय, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण जो विभाग है, तो इसका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन 2 सत्रों में कर रहा है। गंगा उत्सव 2022 का एक मुख्य उद्देश्य हमारी नदियों का महोत्सव मनाना और भारत में नदी घाटियों में नदी के कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की भव्य आयोजन को समर्पित करते हुए इसका जो उद्देश्य है वो भारत की नदियों का उत्सव मनाने के लिए विभिन्न राज्यों से 75 से अधिक स्थानों पर इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करना है। तो याद रखेंगे आप जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण जो विभाग है ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 4 नवंबर 2022 को दिल्ली में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कर रहा है। उद्देश्य क्या है, तो वो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारी नदियाँ हैं इनका महोत्सव मनाना और इसके अलावा नदी घाटियों में नदी के कायाकल्प के महत्व पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, यही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा केरल। दोस्तों जो केरल है ये साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। 25 से लेकर के 28 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए LNCPE आउटडोर वेलोड्रोम पूरी तरह तैयार है। प्रतियोगिता में एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 प्रतिस्पर्धी इसमें हिस्सा लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एशिया के 25 से अधिक देश जो है इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये जो है साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा टूर्नामेंट, तो ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी जो है किसने की है, तो ये करेगा केरल। कब से कब तक आयोजित होगा, तो 25 से 28 नवंबर 2022 तक जो है ये आयोजित किया जाएगा। पहली बार दोस्तों इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा, तो ये केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर केरल की बात है तो केरल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि केरल है कहाँ पे, तो ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे की ओर जो मैप में तमिलनाडु के बगल में ये होता है केरल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केरला है। जो केरल है ये भारत के किन किन राज्यों को टच कर रहा है, तो तमिलनाडु को और ऊपर की ओर कर रहा है कर्नाटका को। तो ये दो राज्य हैं जिनकी सीमा को केरल साझा करता है। केरल की कैपिटल क्या है, तो
तो केरल की कैपिटल क्या है, तो तिरुवनंतपुरम। केरल की चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पिनराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान, ये जो है केरल के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लव जिहाद घटना के खिलाफ ठिया आंदोलन का मंचन किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा डी, महाराष्ट्र में। दोस्तों, विभिन्न हिंदू समूहों ने हाल ही में एक किशोरी को बचाने में पुलिस की विफलता के विरोध में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के विधायक नितेश राणे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के जूना रजवाड़ा थाने के सामने ठिया आंदोलन का मंचन किया। तो अभी दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में है, तो याद रखेंगे आप ठिया आंदोलन ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में ये शुरू हुआ है। दोस्तों, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैप में देखेंगे तो ये है इंडिया का मैप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ऊपर की ओर हो गया मध्य प्रदेश, यहाँ पे गुजरात टच करता है, नीचे की ओर कर्नाटक है, यहाँ पर तेलंगाना है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को टच करता है महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो मुंबई। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में जो है कैपिटल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 5 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो कल की वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, अरुणाचल प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है। यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।